रात के 2 बजे अगर तुम्हारी नींद अचानक खुल जाए तो शायद तुम फिर से सो जाओ। लेकिन इमेजिन करो अगर हर रात ऐसा होने लगे और धीरे धीरे तुम्हें रात से डर लगने लगे। ये स्टोरी है 2 ऐसे स्टूडेंट्स की जो स्कूल में सबके बीच होते हुए भी अंदर से कंप्लीटली अलोन थे। स्कूल फेस्टिवल का टाइम था। सब स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कोई डेकोरेशन में हेल्प कर रहा था, कोई भूतों की कहानी सुना रहा था। लेकिन क्लासरूम में एक ऐसा भी लड़का था जो बस शांति से सोना चाहता था। घंटा नकामी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स इतने क्लियर थे जैसे वो कई दिनों से प्रॉपरली सोया ही ना हो। क्लासरूम की कुछ लड़कियां जाकर उससे पूछती हैं, घंटा तुम फिर से सो रहे हो? घंटा इरिटेट होकर सीधा बैठता है। तब वो लोग उससे बोलते हैं कि ओल्ड ऑब्जर्वेटरी रूम से कार्डबोर्ड बॉक्सेस लाने हैं, वो जगह जहां नॉर्मली कोई नहीं आता। घंटा क्वाइटली ऑब्जर्वेटरी की तरफ चला जाता है। डोर खोलते ही डस्टी हवा उसके फेस पर लगती है। अंदर डार्कनेस थी, ब्रोकन फर्नीचर था और एक अजीब सी साइलेंस। लेकिन पता नहीं क्यों उस साइलेंस में उसे पीस फील होता है। वो एक कॉर्नर में जाकर लेटने ही वाला होता है, तभी अंधेरे में से उसे किसी की सांस लेने की आवाज आती है और अंधेरे में एक लड़की सोती हुई दिखती है। घंटा डर के पीछे हट जाता है और आवाज से उस लड़की की भी नींद खुल जाती है। वो भी पैनिक में उठती है, लेकिन तब तक ऑब्जर्वेटरी का डोर लॉक हो चुका होता है और वहीं पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, इसाकी मगारी। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल होती है, लेकिन उस स्माइल के पीछे भी वही थकान थी जो घंटा रोज मिरर में देखता था। घंटा किसी को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फोन क्लासरूम में ही रह गया था। तब वो इसाकी से फोन मांगता है, लेकिन इसाकी उसे अपना फोन देने में थोड़ा सा हेजिटेंट करती है। तब इसाकी बताती है कि उसको इंसोम्निया है और रात में जब सब सो रहे होते हैं ना, तब लगता है बस मैं ही अजीब हूँ। घंटा पहले कुछ नहीं बोलता, फिर हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उस फीलिंग को वर्ड्स दिए थे जो वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। वो दोनों ऑब्जर्वेटरी में बैठकर रैंडम बातें करने लगते हैं, कैसे इंसोम्निया स्लोली लाइफ को रूइन करता है, कैसे फेक स्माइल पहनना एग्जॉस्टिंग होता है और कैसे रात में इंसान ओवरथिंक करते करते खुद से ही हार जाता है। और वियर्डली इनफ जितनी देर वो दोनों बात करते हैं उतनी देर के लिए उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स हल्की लगने लगती हैं। उस दिन के बाद ऑब्जर्वेटरी रूम सिर्फ एक एबंडेंट रूम नहीं रहा, वो उन दोनों की हाइडिंग प्लेस बन गया। एक ऐसी जगह जहां उन्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ता था। वो दोनों मिलकर रूम साफ करते हैं, ओल्ड फर्नीचर हटाते हैं और उस अबैंडन्ड जगह को अपना लिटिल हाइड आउट बना देते हैं। और वहीं स्टार्ट होती है नाइट फन सोसाइटी, एक क्लब जहां 2 इंसोम्नियक स्टूडेंट्स रात भर शहर घूमते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो दोनों रात को अपने घरों से चोरी छुपके निकल जाते हैं। पूरा सिटी बिल्कुल चुप था। स्ट्रीट लाइट्स की येलो रोशनी खाली रोड्स पर गिर रही थी। वेंडिंग मशीन्स की हल्की ग्लो, दूर कहीं ट्रेन की आवाज और ठंडी हवा जो डायरेक्टली दिल तक लग रही थी। ऐसी रात जहां लगता है दुनिया पॉज हो गई हो। और उस साइलेंस के बीच घंटा और इसाकी एम्प्टी स्ट्रीट्स पर वॉक कर रहे थे। नॉर्मली घंटा को लोगों के साथ रहना अनकंफर्टेबल लगता था, पर आज रात साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद इसाकी एक वेंडिंग मशीन के सामने रुक गई। उस मशीन की लाइट रात के अंधेरे में दोनों के फेसेस पर सॉफ्टली रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसने 2 जूस कैंस निकाले और एक डायरेक्टली घंटा की तरफ स्लाइड कर दिया। और ऑनेस्टली घंटा खुद भी नोटिस कर रहा था कि काफी टाइम बाद उसको अंदर से हल्का फील हो रहा था। वॉक करते करते रास्ते में इसाकी घंटा से पूछती है कि वो अपने बैग में क्या लाया है। घंटा ऑकवर्डली बैग ओपन करता है और कैमरा बाहर निकालता है। तब इसाकी उससे पूछती है, क्या कैमरा तुम्हारा पैशन है? पर घंटा बोलता है, पैशन नहीं है, बस मेरे पापा ने गिफ्ट किया था। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी सडनली रोड के दूसरी साइड से फ्लैशलाइट उनकी तरफ मूव करने लगती है, तो वो दोनों एक साइन के पीछे छुप जाते हैं। दोनों अपनी सांस रोककर खड़े थे। इसाकी घंटा को पकड़कर बैठी रहती है जब तक ऑफिसर वहां से चला नहीं जाता। फिर दोनों ब्रिज के पास जाकर रुक गए। नीचे डार्क रिवर में सिटी लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही थी और ऊपर स्काई कंप्लीटली स्टार्स से भरा हुआ था। इसाकी रेलिंग पर लीन करके स्काई देखने लगी। हवा उनके बालों को स्लोली मूव कर रही थी। घंटा क्वाइटली स्काई की फोटोज लेने लगा। तभी सडनली इसाकी कैमरा के सामने आ गई। कभी पीस साइन, कभी फनी फेस, और हर फोटो के साथ घंटा थोड़ा और स्माइल करने लगा। उन्हें पता ही नहीं चला कब रात धीरे धीरे सुबह में चेंज होने लगी और घर जाते वक्त इसाकी अचानक रुक जाती है। वैसे मेरा कांटेक्ट लोगे? नेक्स्ट टाइम भागना इजी रहेगा। घंटा हल्का सा स्माइल करता है और दोनों कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। उस रात दोनों सिर्फ सिटी नहीं घूमे थे, उन्होंने एक दूसरे की लोनलीनेस भी थोड़ी शेयर कर ली। अगली सुबह जैसे ही घंटा क्लासरूम में एंटर करता है, उसकी नजर ऑटोमेटिकली इसाकी पर चली जाती है।
कल रात दोनों सिर्फ सिटी नहीं घूमे थे, उनके बीच की डिस्टेंस भी थोड़ी कम हो गई थी। इसाकी उसे स्माइल करती है, लेकिन गांटा सीधा इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर सीक्रेटली उसे टेक्स्ट करता है, स्कूल में नॉर्मल बिहेव करो। एक्चुअली ऑब्जर्वेटरी उन दोनों का सीक्रेट था और गांटा उस जगह को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। उसके बाद ब्रेक टाइम में इसाकी और गांटा मैसेजेस में ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें अपने सीक्रेट स्पॉट को और कोजी बनाने के लिए कुछ सामान लाना चाहिए। अगले दिन इसाकी बहुत सारी चीजें सीक्रेट स्पॉट पर लेकर आ जाती है और गांटा उन्हें देखकर कहता है, तुम्हारे घर में ये सब बस पड़ा हुआ था क्या? इसाकी एक म्यूजिक वाला टॉय दिखाकर कहती है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर तुम्हारा ब्रेन किसी जगह को कंफर्टेबल प्लेस ना माने तो चाहे कितना भी ट्राई कर लो, नींद नहीं आती। गांटा को रियलाइज हुआ शायद इसीलिए उसे ऑब्जर्वेटरी में इतना पीसफुल फील होता है। उसके बाद गांटा को कॉरिडोर में एक ओल्ड सोफा मिलता है जिसे वहां फेंकने के लिए रखा गया था। तो गांटा ये बात इसाकी को चुपके से बताता है और फिर दोनों मिलकर वो सोफा अपने सीक्रेट स्पॉट पर ले जाने लगते हैं। सोफा इतना हैवी था कि दोनों उसे प्रॉपरली उठा भी नहीं पा रहे थे। हॉलवे में क्वाइटली स्ट्रगल करते हुए दोनों लिटरली चोरों की तरह बिहेव कर रहे थे और काफी टाइम बाद गांटा किसी के साथ इतना नेचुरली फन कर रहा था। फिर ऑब्जर्वेटरी के बाहर सडनली आवाज आती है, दोनों पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कोई टीचर आ गया। दोनों सोफा के पीछे छुप जाते हैं। फुटस्टेप्स धीरे धीरे करीब आ रहे थे। गांता को लगा अब तो पकड़े गए, लेकिन अगले ही सेकंड एक छोटी सी कैट अंदर आती है। एक सेकंड के साइलेंस के बाद दोनों हंस पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे गांता डिसाइड करता है कि वो सीक्रेट रूम का डोर लॉक ठीक करेगा। ये सुनकर इसकी बहुत खुश हो जाती है। फिर गांटा उसे ठीक करने में लग जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसके पीछे वही बिल्ली आ जाती है किसी का खाना अपने मुंह में लेकर। और उसके बाद स्कूल की नर्स कुराशिकी सेंसेई वहां आ जाती हैं। वो गांता से पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांता कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि कुराशिकी सेंसेई ऑब्जर्वेटरी के अंदर चली जाती है और फिर आसपास का सामान देखकर पूछती हैं, ये सब सामान तुम लोग यहाँ लाए हो? दूसरी तरफ इसाकी इस सब से अनजान गांटा और खुद के लिए आइसक्रीम लेकर ऑब्जर्वेटरी पहुंच जाती है और कुराशिकी सेंसेई उसे भी डांटने लगती है। फिर वो दोनों से पूछती हैं, तुम दोनों सीक्रेटली यहाँ मिलते हो राइट? लेकिन गांटा और इसाकी तुरंत मना कर देते हैं और फिर गांटा फाइनली उन्हें अपने इंसोम्निया के बारे में बताता है। गांटा थोड़ी देर चुप रहता है, मैं इन रात को सो नहीं पाता और ऑब्जर्वेटरी ही एक ऐसी जगह है जहां मैं रिलैक्स फील करता हूँ। सेंसेई उन्हें डांटती नहीं है बल्कि कामली उनकी बात सुनती है। फिर पता चलता है कि स्कूल का एस्ट्रोनॉमी क्लब ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। मेंबर्स ही नहीं बचे थे और स्कूल ऑब्जर्वेटरी को किसी और पर्पस के लिए यूज करने का सोच रही थी। कुछ सेकंड्स तक पूरा रूम कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। तब गांटा कुराशिकी सेंसेई से कहता है, अगर हम दोनों एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन कर लें तो क्या हम ऑफिशियली ऑन ऑब्जर्वेटरी यूज कर सकते हैं? फाइनली सेंसेई उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और प्रिंसिपल से बात करने के बाद दोनों ऑफिशियली एस्ट्रोनॉमी क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी अब ऑफिशियली उन दोनों की जगह बन चुकी थी और शायद इसीलिए दोनों के चेहरों पर वो जेन्युइन वाली खुशी क्लियरली दिखाई दे रही थी। फिर उसी शाम गांटा रूफ पर टेलीस्कोप सेटअप कर रहा होता है। इसाकी उसके पास क्वाइटली बैठी होती है। रात का आसमान कंप्लीटली क्लियर था और टेलीस्कोप के थ्रू मून पहली बार इतना क्लोज लग रहा था। शायद दोनों को अब भी नींद नहीं आती थी, पर अब रात पहले जितनी लोनली नहीं लगती थी। अगले दिन गांटा और इसाकी ऑब्जर्वेटरी में अपने नए क्लब के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद उनकी टीचर उन्हें बताती हैं कि अगर क्लब को ऑफिशियली कंटिन्यू रखना है तो उन्हें प्रॉपर एक्टिविटीज दिखानी होंगी और आने वाले स्कूल इवेंट में भी पार्टिसिपेट करना होगा, जिससे ये डिसाइड होगा कि किस क्लब को कितना फंड मिलेगा। और इसीलिए वो दोनों एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉमी क्लब मेंबर से मिलने दूसरे शहर निकल जाते हैं। गांटा और इसाकी ट्रेन से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं और वहां दूर तक बस राइस फील्ड्स ही दिखाई दे रहे थे। फिर दोनों उनसे मिलने एक आर्केड पर जाते हैं जहां वो काम कर रही होती है। उनका नाम होता है शिरोमारू। टीचर उनके बारे में बताती हैं कि स्कूल के टाइम पर वो एस्ट्रोनॉमी क्लब की बेस्ट मेंबर थी और स्टार्स की फोटोज लेने में काफी टैलेंटेड भी थी। शिरोमारू फिर उन दोनों को कुछ फूड खिलाती है और जब गांता उनसे क्लब एक्टिविटीज के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि क्लब में वो अकेली ही मेंबर थी और ऑब्जर्वेटरी उनके लिए क्लब रूम कम और एस्केप ज्यादा था। उसके बाद
शिरोमारू उन्हें कैमरा बेसिक्स समझाना शुरू करती है, कौन सा लेंस किस सिचुएशन में यूज होता है, रात में फोटोज ब्लर क्यों हो जाती है और स्टार्स पे प्रॉपर फोकस कैसे किया जाता है। गांता नॉर्मली हमेशा सीरियस रहता था, लेकिन यहाँ वो एक्चुअली इंटरेस्टेड दिख रहा होता है। वो हर चीज ध्यान से सुन रहा होता है, क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और पहली बार किसी हॉबी को सीरियसली लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसाकी क्वाइटली ये नोटिस कर रही होती है कि गांटा शायद पहली बार इतना एक्साइटेड दिख रहा था। फिर गांटा और इसाकी अपने शहर के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त शिरोमारू उनसे कहती है कि वो कभी कभी उस ऑब्जर्वेटरी रूम को देखने के लिए विजिट करती रहेगी। नेक्स्ट डे जब इसाकी ऑब्जर्वेटरी पहुंचती है तब वहां गांटा और शिरोमारू पहले से मौजूद होते हैं और तभी टेंट का जिप खुलता है और अंदर से टीचर बाहर निकलती है। टेंट देखकर इसकी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर टीचर उन दोनों से उनकी क्लब एक्टिविटी के बारे में पूछती है। गांता ने सोचा होता है कि वो सब मिलकर मीटियर शावर देख सकते हैं ताकि सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आ सकें और पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा हों। इसाकी कहती है कि उन्हें पोस्टर्स बनाने चाहिए। उसके बाद टीचर उन्हें एक एस्ट्रोफोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है। अगर वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी क्लब को ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिल सकता है। और ये सुनते ही गांटा के अंदर एक नया एक्साइटमेंट आ जाता है। पहली बार ऑब्जर्वेटरी उसके लिए सिर्फ सोने की जगह नहीं रह जाती, अब उनके पास एक गोल होता है। उसी रात शिरोमारू अपना स्कूटर लेकर सिटी के बाहर एक क्वाइट जगह पर चली जाती है, सिर्फ स्टार्स की फोटोज लेने के लिए। वो ट्राइपॉड सेटअप करती है, कैमरा एंगल एडजस्ट करती है और स्काई को देखते हुए फोटोज क्लिक करती रहती है। उसके आसपास कोई नहीं होता, फिर भी वो लोनली नहीं लग रही होती। वो सिर्फ स्टार्स के साथ कंफर्टेबल फील कर रही होती है। बीच में वो और उसकी कैट साथ में फूड खाते हैं। उसी वक्त गंटा और इसाकी भी अपने फोन्स पर एक्टिव होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दोनों को नींद नहीं आ रही होती। शिरोमारू उन्हें एक स्काई फोटो भेजती है और पूछती है कि वो लोग जाग रहे हैं या नहीं और दोनों इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों कैजुअली चैट करने लगते हैं। कोई डीप कॉन्वर्सेशन नहीं होती, बस रैंडम बातें। शिरोमारू बस खुले आसमान के नीचे चुपचाप बैठी रहती है, जैसे स्टार्स के बीच ही उसे असली सुकून मिलता हो। शुरुआत में हम इसाकी को उसकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। सब लोग कैजुअली बातें कर रहे होते हैं समर फेस्टिवल, फायरवर्क्स और कपल्स के बारे में। फिर वो लोग एक लोकल लेजेंड के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने क्रश के साथ साइलेंटली ब्रिजेस क्रॉस करे तो दोनों इवेंचुअली कपल बन जाते हैं। नॉर्मली इसाकी हमेशा मजाक करती रहती थी, लेकिन इस बार वो सडनली इमेजिन करने लगती है कि अगर वो गांटा के साथ फायरवर्क्स फेस्टिवल जाए तो कैसा होगा। और इमेजिन करते ही वो खुद ब्लश करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो गांटा को सिर्फ फ्रेंड समझती है या कुछ और। स्कूल में मीनवाइल गांटा और उकेगावा बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं और उकेगावा भी उससे वही बात करता है, तुम इसकी के साथ डेट पर क्यों नहीं जाते। और ये बात सुनते ही गांता की नर्वसनेस साफ दिखाई देने लगती है और वो गेम में एक रॉन्ग मूव कर देता है। फिर स्कूल के बाहर गांता और उकेगावा साइकिल से घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें इसाकी और उसकी फ्रेंड्स मिल जाती हैं, लेकिन गांता बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जैसे गांटा और इसाकी दोनों पर्पसली स्ट्रेंजर्स जैसा एक्ट कर रहे हो। बाद में गांटा डिसाइड करता है कि वो शिरोमारू सेंसे से फिर मिलने जाएगा ताकि वो अपनी फोटोग्राफी और बेहतर कर सके। उकेगावा भी उसके साथ चलने की बात करता है। फिर दोनों शिरोमारू सेंसेई से मिलने चले जाते हैं और वहां जाकर शिरोमारू सेंसेई को यकीन ही नहीं होता कि गांता का कोई और दोस्त भी है। उसके बाद शिरोमारू सेंसेई उन्हें टेंट लगाना सिखाती है और फिर इसाकी भी वहां आ जाती है, जिसके बाद उकेगावा वापस लौट जाता है ताकि उसका दोस्त इसाकी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद गांटा और इसाकी मीटियर शावर ऑब्जर्वेशन की प्रिपरेशन करने लगते हैं। फोटोज अरेंज करना, पोस्टर्स बनाना, कैमरा सेटिंग्स डिस्कस करना और इन सबके बीच गांता ऑकवर्डली इसाकी को फायरवर्क्स फेस्टिवल चलने के लिए पूछ लेता है, लेकिन इंस्टेंटली एक्सक्यूज भी दे देता है फोटोग्राफी प्रैक्टिस के लिए। इसाकी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है, फिर वो भी इंस्टेंटली हाँ बोल देती है और थोड़ा ऑकवर्डली एक्सक्यूजेस देने लगती है। उसके बाद स्कूल अनाउंस करता है कि स्टूडेंट्स को 3 दिन के सीसाइड कैंप पर जाना होगा। सब स्टूडेंट्स ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। गांता का ग्रुप रूई के साथ होता है, पर गांटा को किसी ग्रुप में होने की ज्यादा खुशी नहीं होती। उसी रात गांटा कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए बाहर निकलता है और वापस जाते वक्त रूई नोटिस कर लेता है कि गांटा रात को बाहर घूम रहा था। नेक्स्ट डे बाथरूम में रूई कैजुअली गांटा से पूछता है, तुम रात को बैकपैक लेकर कहाँ जा रहे थे।
गांटा इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है शायद रूई उसकी कंप्लेंट कर देगा, लेकिन रूई बोलता है मैन भी उस टाइम बाहर था, तो अगर तुम ट्रबल में आए तो मैं खुद भी फंस जाऊंगा। और इसी बीच एक टॉयलेट का डोर खुलता है और उनका टीचर बाहर आ जाता है। दोनों लिटरली शॉक हो जाते हैं। टीचर उन दोनों को स्टाफ रूम में ले जाता है। पहले तो वो कामली समझाता है कि रात भर जागना अनहेल्दी है और स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन फिर वो कैजुअली बोल देता है कि यूजुअली ऐसे लोगों में मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है। और ये सुनते ही गांता का एक्सप्रेशन कंप्लीटली बदल जाता है। उसके दिमाग में इंस्टेंटली इसकी आ जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है और पहली बार नॉर्मली काम रहने वाला गांता टीचर पर गुस्सा कर देता है। वो उन्हें देता है। बाद में वो ऑब्जर्वेटरी में क्वाइटली बैठा होता है। उसका मूड पूरी तरह खराब होता है। ऊपर से वेदर फोरकास्ट भी बोल रहा होता है कि कैंप ट्रिप के टाइम क्लाउडी स्काई रहेगा। मतलब जिस एस्ट्रोफोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, शायद उसका चांस ही ना मिले। इसाकी पूरा ऑब्जर्वेटरी टाइनी सनी डॉल्स से भर देती है, जैसे वो जबरदस्ती बादलों को हटाना चाहती हो। गंटा होपलेस फील करने लगता है। तब इसाकी अचानक उसके चीक्स पुल करके उसे स्माइल करवाती है, जैसे वो उसे होपलेस फील ही नहीं करने देना चाहती। और फिर प्रॉमिस करती है कि अगर 3 दिनों में एक भी रात स्काई क्लियर हुआ तो दोनों बीच पर मिलकर स्टार्स देखेंगे। बस ये एक लाइन ही इनफ होती है गंटा को फिर से खुश करने के लिए। उसके बाद गंटा और इसाकी ऑब्जर्वेटरी में ही सो जाते हैं। फिर इसाकी की नींद खुल जाती है। वो गंटा को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रुक जाती है। वो क्वाइटली उसके पास बैठकर उसे देखती रहती है और धीरे से अपना हेड उसकी बैक पर रख देती है, जैसे उसे फाइनली कोई ऐसी जगह मिल गई हो जहां वो पीसफुली रेस्ट कर सके। थोड़ी देर बाद वो भी वहीं सो जाती है। शुरुआत स्कूल कैंपिंग ट्रिप से होती है। सब स्टूडेंट्स बस में फुल एक्साइटमेंट के साथ जा रहे होते हैं। कोई गेम्स खेल रहा होता है, कोई फोटोज ले रहा होता है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन गांटा वो पहले से ही एग्जॉस्टेड होता है। उसके फेस पर डार्क सर्कल्स इतने क्लियर होते हैं कि बिना कुछ बोले ही पता चल जाता है कि वो प्रॉपर्ली सोया नहीं है। बस में भी वो बार बार आंख बंद करता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे सोने नहीं देते। उसे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाता। कैंप पहुंचने के बाद सब स्टूडेंट्स टेंट सेट करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं और ग्रुप्स में काम डिवाइड करते हैं। ऐसा कि काफी एनर्जेटिक बिहेव कर रही होती है। वो सबके साथ नॉर्मली मिक्स हो जाती है, लेकिन गांटा मोस्टली चुप रहता है। उसका फोकस बस एक चीज पे होता है, वेदर, क्योंकि इसाकी ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि अगर रात को क्लाउड्स हट गए तो दोनों बीच पे मिलेंगे। फिर रात होती है और अनफॉर्चुनेटली स्काई पूरा क्लाउडी होता है। बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। गांटा अपने टेंट में लेटा होता है, पर उसके दोस्त सोने का नाम ही नहीं लेते और कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं। और गांटा स्लोली इरिटेट होने लगता है। वो जेन्युइनली बस इस समय सोना चाहता है, लेकिन नींद उसे मिल ही नहीं रही होती। उसी बीच रूई और कुछ बॉयज सीक्रेटली गर्ल्स कैंप की तरफ जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन टीचर उन्हें पकड़ लेते हैं और सब इंस्टेंटली बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। गांटा बस टेंट के बाहर बारिश की आवाज सुनते हुए पड़ा रहता है। दूसरी रात गांता फिर से सो नहीं पाता। वो टेंट से क्वाइटली बाहर निकलता है और वेदर चेक करता है, और तब फाइनली क्लाउड्स हट चुके होते हैं। पूरा स्काई स्टार से भरा हुआ होता है। ये देखते ही वो जल्दी से अपना कैमरा बैग में भरकर बीच की तरफ भागने लगता है, लेकिन बीच पर पहुंचते ही वो देखता है कि इसाकी पहले से वहां खड़ी होती है, जैसे वो उसका वेट कर रही हो। दोनों फिस्ट बम्प करते हैं और इसाकी गांटा का हाथ पकड़कर बीच पर भागने लगती है। दोनों पानी में भागते रहते हैं और उनके ऊपर का सितारों से भरा आसमान पानी में मिरर की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। और पहली बार गंटा जेन्युइनली रिलैक्स्ड लग रहा होता है। ना एंजाइटी ना इरिटेशन, बस इसाकी के साथ वो मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद गंटा एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए कैमरा सेटअप करता है। लॉन्ग एक्सपोजर फोटो लेने के लिए कैमरा को काफी टाइम चाहिए होता है। मतलब अब दोनों को ऑलमोस्ट 2 घंटे वहीं वेट करना पड़ता। तो दोनों एक ब्लैंकेट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर रैंडम बातें होती हैं और इसाकी गांटा से पूछती है, तुम्हें थोड़ी सी भी नींद मिली? फिर इसाकी सडनली बोलती है कि वो उसके साथ सो सकता है। गांटा इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन इसाकी एक्सप्लेन करती है कि जब वो उसके पास सोती है तो उसे सरप्राइजिंगली अच्छी नींद आती है। और ये सुनकर गांटा भी क्वाइटली एडमिट करता है कि इसाकी के पास रहकर उसका माइंड भी अनयूजुअली काम हो जाता है। फिर इसाकी उसके चेस्ट पर हेड रखकर लेट जाती है और उसका हार्ट बीट सुनने लगती है। पहले गांटा का हार्ट बीट काम होता है, लेकिन धीरे धीरे फास्ट होने लगता है, क्योंकि वो क्लियरली नर्वस हो रहा होता है। इसाकी उस बात पर थोड़ा हंस भी देती है, लेकिन फिर भी उसके पास से हटती नहीं।
दोनों अननोविंगली वहीं सो जाते हैं। और जब सुबह आंख खुलती है, सनराइज ऑलरेडी हो रहा होता है। दोनों पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि अगर किसी टीचर ने उन्हें टेंट से बाहर देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो दोनों जल्दी जल्दी कैंप की तरफ भागते हैं, लेकिन भागते हुए भी दोनों के फेसेस पर स्माइल होती है। और बीच में गांटा इसाकी को रोककर कहता है, मैं तुम्हारी एक फोटो क्लिक कर सकता हूँ। इसाकी बोलती है, हमें लेट नहीं हो रहा क्या? फिर भी गांता उससे कहता है, बस एक फोटो। और वहीं गांता इसाकी की एक बहुत प्यारी सी फोटो क्लिक करता है और फिर दोनों वापस अपने कैंप की तरफ भागने लगते हैं। शुरुआत में हमें शिरोमारू सेंसेई एस्ट्रोनॉमी क्लब रूम की तरफ जाते हुए दिखती है। पूरा रूम गर्मी से भरा हुआ होता है, फैन भी नहीं था वहां पर। तभी इसाकी एक इलेक्ट्रिक फैन लेकर आती है, जो उसने टीचर के ऑफिस से बोरो किया होता है। जैसे ही फैन ऑन होता है, दोनों उसके सामने ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनकी जान बच गई हो। उसके बाद कुराशिकी सेंसेई रूम में आ जाती है और उनका एक्सप्रेशन देखकर ही क्लियर हो जाता है कि फैन ऑफिशियली बोरो नहीं हुआ था। दूसरी तरफ गांटा अपनी बीच वाली एस्ट्रोफोटोग्राफी फोटोज शिरोमारू सेंसेई को दिखाता है। शिरोमारू फोटोज चेक तो करती हैं, लेकिन फोटो में सी पर जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए था वो प्रॉपरली आया नहीं था। फिर भी वो उसकी तारीफ करती है और ये छोटी सी प्रेज भी गांटा को काफी मोटिवेट कर देती है। समर वेकेशन पास आ रहा होता है तो गांटा और इसाकी अपने मीटियर शावर व्यूइंग इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं। गांटा कैफे में बैठकर अपनी उस रात क्लिक की हुई फोटोज देख रहा होता है और जैसे ही वो इसाकी की फोटो देख रहा होता है, तभी उकेगावा, जो उस कैफे में पार्ट टाइम काम करता है, वो गांटा को फोटोज देखते हुए पकड़ लेता है और उसे टीज करने लगता है। तभी इसाकी भी वहां आ जाती है और जैसे ही तीनों प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि सिर्फ 3 लोगों के लिए इतना बड़ा इवेंट मैनेज करना इजी नहीं होगा। तब गांटा, इसाकी और उकेगावा डिसाइड करते हैं कि वो और लोगों से हेल्प मांगेंगे। जाते समय उकेगावा गलती से गांटा से कह देता है इसाकी की और अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करना, और फिर इंस्टेंटली उसे रियलाइज होता है कि वो क्या बोल गया। तो वो जल्दी से कहता है, अरे वो गांता तुम्हारी फोटोज देख रहा था तो मैंने उसे देखते हुए पकड़ लिया था। ये सुनकर इसकी थोड़ा ऑकवर्ड होकर कैफे से बाहर आ जाती है, लेकिन गांता के समझाने पर वो एक प्यारी सी स्माइल करके बोलती है, मेरी और भी फोटोज लेना। और गांता खुशी से तुरंत बोलता है, हाँ, लेकिन फिर इसकी धीरे से कहती है ताकि फ्यूचर में मुझे याद रखना इजी हो। ये कहकर वो गांटा को बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद गांटा घर जाकर उसी बात के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है, लेकिन जो दूसरी बात थी उसका मतलब वो खुद भी समझ नहीं पाया था। अगले दिन दोनों इवेंट के लिए हेल्प मांगने निकलते हैं। सबसे पहले वो आर्ट रूम जाते हैं, जहां नोनो अपना असाइनमेंट बना रही होती है। वो क्वाइटली ड्राइंग कर रही होती है और उसके आसपास पूरा रूम पेंट स्मेल और आर्ट सप्लाई से भरा होता है। इसाकी उससे मीटियर शावर इवेंट के पोस्टर्स बनाने के लिए हेल्प मांगती है और नोनो सरप्राइजिंगली इंस्टेंटली मान जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि उसे भी अपने पोस्टर के लिए रियल मॉडल्स चाहिए। वो गांटा को शर्ट उतारकर पोज देने के लिए बोलती है। इसाकी और नोनो दोनों का चेहरा इंस्टेंटली रेड हो जाता है, लेकिन जब नोनो ड्राइंग स्टार्ट करती है तो वो खुद ऑकवर्ड हो जाती है और गांटा को शर्ट वापस पहनने बोल देती है। फिर नोनो उन दोनों को साथ में पोज करवाती है। पोस्टर कंप्लीट होने के बाद उकेगावा उन्हें बताता है कि इवेंट के लिए स्कूल से परमिशन मिल गई है, लेकिन अब उन्हें अलग अलग जगह पोस्टर्स लगाने होंगे और विजिटर्स को गाइड करने के लिए वॉलंटियर्स भी चाहिए होंगे। मतलब काम और बढ़ गया था। उसके बाद गांटा इसाकी की फ्रेंड से हेल्प मांगना स्टार्ट करता है। मोतो को तो सीधे रूड बिहेव करती है और हेल्प करने से मना कर देती है। गांता इरिटेट हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि इसकी ऐसी फ्रेंड के साथ कैसे रहती है। फिर वो अनामिजू के पास जाता है, जो बेसबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है। गांटा पेशेंटली उसका प्रैक्टिस खत्म होने का वेट करता है और ये देखकर अनामिजू खुद सरप्राइज हो जाती है। अनामिजू हेल्प के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन एक्सचेंज में गांटा को टेम्पोररी बेसबॉल असिस्टेंट बनना पड़ता है। धीरे धीरे सब लोग इवेंट का पार्ट बनने लगते हैं और जब सब लोग एक साथ ग्रुप प्लानिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं, तभी मोटोको भी वहां आ जाती है और बोलती है, मुझे छोड़कर तुम लोग ग्रुप कैसे बना सकते हो। इसलिए वो भी इस इवेंट में ज्वाइन हो जाती है और पहली बार एस्ट्रोनॉमी क्लब सिर्फ गांटा और इसाकी का लोनली ग्रुप नहीं लग रहा होता। अब वो धीरे धीरे एक प्रॉपर ग्रुप बन रहा होता है। गांटा शिरोमारू सेंसेई के पास भी जाता है और उन्हें अपकमिंग ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताता है, जिसमें गांटा और इसाकी बाहर जाकर कैंपिंग करेंगे और स्काई की फोटोज क्लिक करेंगे। इसमें गांटा शिरोमारू सेंसेई को भी साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन सेंसेई उसका कुछ और मतलब निकालने लगती है और गांटा को समझाती हैं, रोमांस पर बैन नहीं है, बस टेलीस्कोप का पर्पस मत भूल जाना। गांटा इंस्टेंटली एम्बैरेस्ड हो जाता है और तुरंत मना करने लगता है, लेकिन उसके फेस से क्लियर होता है कि अंदर ही अंदर वो भी इसाकी के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे लोग मीटियर शावर इवेंट की आगे की प्लानिंग करने आए होते हैं।
और वहीं पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट मोटोकू की फैमिली का है और मोटोकू भी वहाँ काम में हेल्प करती है। फिर सब टेस्टी फूड खाते हैं और मोटोकू की फैमिली से भी मिलते हैं, लेकिन गांटा रेस्टोरेंट से बाहर आकर स्काई देख रहा होता है। तभी कुराशिकी सेंसे बाहर आकर उसे पूछती हैं क्या हुआ। तब गांटा बताता है कि उसे डर लग रहा है कि सबकी इतनी हेल्प के बाद भी अगर ये इवेंट सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा तो कुराशिकी सेंसेई उसे इतना परेशान होने से मना करती है। और फिर वो कहती हैं लोग फ्लॉज को हमेशा फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि कभी कभी वही फ्लॉज किसी इंसान की सबसे यूनिक क्वालिटी बन जाते हैं। और गांटा, तुम्हारा भी ये फ्लॉ शायद एक यूनिक क्वालिटी हो सकता है।